Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 36। जिंदगी जैसे मुझसे गिन गिन कर बदले ले रही थी। मेरे अतीत में मैंने जो भी कुकृत्य किए थे, अब उन सब का मुझे कर्ज चुकाना पड़ रहा था। जिस जिस दिल से मेरी वजह से आह निकली थी, आज उन सब की आहें मुझ पर असर कर रही थी। जब आँख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के पलंग पर पड़ा हुआ पाया। डॉक्टर के मुताबिक मेरी सीधी जांघ पर गहरी चोट थी और सिर पर भी कई टाँके आए थे। और तो और छोटी मोटी गुम चोटों का तो हिसाब ही ना था। जब मुझे होश आया तो सुबह के 11 बज चुके थे। मुझे होश में आता देख एक नर्स फौरन मेरे पास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, वेरी गुड सर, आपको होश आ गया। मैं कराहती आवाज में बोला, ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये सिटी हॉस्पिटल है सर। कल रात आपको यहाँ 2 पुलिस वाले भर्ती करा कर गए थे। आप बेहोश हालत में सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में पड़े थे। नर्स फौरन अपने पेपर पैड पर ढेरों चीजें लिखती हुई बोली। अपने दिमाग पर जोर डालने पर मुझे रात की सारी बात याद आ गई। सर, अपने घर वालों का फोन नंबर दे दीजिए ताकि हम उन्हें खबर कर दें। उसने धीरे से मेरा फोन लाकर मेरे हाथ में दिया। मैंने अपने बेजान हाथों से घर पर फोन किया और वापस उसके हाथ में थमा दिया। तुरंत ही पौन घंटे में गुड़िया और शालिनी दोनों ही वहां दौड़े दौड़े चले आए। मेरी हालत देखकर गुड़िया रोने लगी और उस दिन शालिनी भी मुझे देखकर कुछ परेशान सी लगी। मैं गुड़िया की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, रो मत, अभी मरा नहीं, जिंदा हूं। मेरी ये बात सुनकर गुड़िया मेरा हाथ पकड़कर पलंग के किनारे शाम तक बैठी रही और शालिनी अपने हॉस्पिटल का कुछ जरूरी काम बताकर कुछ घंटों बाद चली गई। मैं करीब 10-12 दिन अस्पताल में रहा, जिस कारण मुझे किसी ऐसे की जरूरत पड़ रही थी जो रात को मेरे पास वहां रुक सके। इसमें मेरी थोड़ी मदद गौतम जी ने की और थोड़ी रॉबिन ने। रॉबिन जब तीसरी रात मेरे पास रुकने आया तो उस रात मेरी तबीयत में काफी सुधार था। उसने मुझसे पुराने यारों के किस्से छेड़ दिए। बात करते हुए मेरे दिल में कई बार ख्याल आया कि अंजलि का हालचाल पूछ ही लूं। मुझसे रहा ना गया और मैं बोला, और कामनी कैसी है? क्या? रॉबिन हंसकर बोला, यार सिमरन का पूछता तो समझ भी आता, अगर तू कामनी का पूछ रहा है तो इतना तो मैं भी समझ रहा हूं कि तुझे उसमें कोई रुचि क्यों होगी। इसलिए पूछना है तो साफ साफ अंजलि के बारे में पूछ। हाँ, अगर तू समझ गया है तो बता दे। माफ करना, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि करीब 6 महीने पहले कामनी की शादी हो गई। अच्छा, मैं मायूस होकर बोला, तो कभी अपने माँ बाप के यहाँ भी आती होगी? मैं फिर एक उम्मीद से बोला, मालूम नहीं, क्योंकि उसके पापा उसकी शादी के 2 महीने बाद ही मकान खाली करके अपने उदयपुर के पुश्तैनी मकान में चले गए थे। रॉबिन थोड़ा ठहरा और फिर बोला, वैसे विकी, तूने ये सब क्यों किया था? उसने दबी हुई आवाज में कहा। इसका जवाब तो मैं खुद नहीं तलाश कर पा रहा। मैं दुखी मन से बोला, क्या तू शालिनी के साथ खुश नहीं है? रॉबिन ने पूछा। नहीं, शालिनी मेरे लिए कभी भी सही चुनाव नहीं थी। खैर, अब जो हुआ उस पर मिट्टी डाल और किसी भी तरह शालिनी के साथ अपने रिश्ते को सुधार, क्योंकि अब तुझे उसकी और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। रॉबिन बात को गोलमोल करता हुआ बोला। मतलब? मैंने हैरानी जताई। देख, मैं जो भी बताने वाला हूं वो तू थोड़ा धीरज रखकर सुनियो। हाँ बोलना, मैं उतावला होकर बोला। 2 दिन पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। जांघ और पेट पर चोट लगने की वजह से तेरी अंदर की कोई नस टूट गई है, जिस वजह से तू कभी बाप नहीं बन सकता। ये बात मुझे ऐसे लगी जैसे तकदीर की तरफ से एक और करारा चाटा मेरे मुंह पर जड़ दिया गया हो। कुछ पल तक मैं चुप रहा, क्योंकि मेरे पास इस बात के बाद शब्द ही नहीं थे। देख विकी, सब्र रख, तू सही सलामत है ये क्या कम है? और बच्चों का क्या है? दुनिया में लाखों हैं जिन्हें माँ बाप नहीं मिल रहे। बस तो शालिनी को समझा बुझाकर किसी एक के सिर पर हाथ रख देना। वो बड़ी सहजता से बोला,
क्या शालिनी को ये बात पता है? नहीं, डॉक्टर पहले उसके बारे में ही पूछ रहा था, पर जब मैंने कहा कि मैं उसका भाई हूं, तब उसने मुझे बताया। मैंने फौरन डॉक्टर को मना कर दिया कि उसकी बीवी को अभी कुछ ना बताना, वो बाद में खुद बता देगा। उस रात मैंने रॉबिन से वादा लिया कि ये बात वो कभी भी किसी को नहीं बताएगा, और शालिनी को भी कब और कैसे बताना है, इस बात का फैसला मैं खुद करूंगा। पुराना दोस्त होने के नाते मुझे रॉबिन पर पूरा विश्वास था। कुछ दिन में मैं ठीक होकर घर पहुंच गया। डिस्चार्ज के दिन भी मैंने रॉबिन को ही बुलाया, ताकि गलती से भी शालिनी के हाथ कोई भी अस्पताल का कागज ना लगे। मैंने अपनी हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट शालिनी से छुपाकर अपने पुराने घर में रख दी, और कई दिनों तक झूठ बोलता रहा कि वो रॉबिन के बैग में ही रह गई। शालिनी शुरुआती कई दिनों तक मुझसे रिपोर्ट मांगती रही, पर मैं यहाँ वहाँ का बहाना लगाकर टाल देता। इस घटना के अगले 1-2 महीने में ही गुड़िया का रिश्ता पक्का हो गया। गुड़िया की शादी की खबर से शालिनी का दिमाग उसकी तरफ से कुछ ठंडा हो गया। शादी तक वो गुड़िया के साथ बड़े अच्छे से पेश आई। मैंने भी देरी ना करते हुए रिश्ता पक्का होने के 2-3 महीने के भीतर बड़ी धूमधाम से गुड़िया की शादी कर दी। इसी बीच मैंने कई बार शालिनी को वो बात बताने का मन बनाया, पर कभी हिम्मत ही ना हुई, और हर बार मैं सोचकर भी चुप रह जाता था। गुड़िया की शादी के करीब महीने भर बाद मैं और शालिनी एक रिवाज निभाने उसकी ससुराल गए। रात को वहां से लौटकर कमरे में आते ही शालिनी ने मुझसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। मैंने उसके कहे मुताबिक आंखें बंद कर ली, पर जब मैंने आंखें खोली तो पलंग पर 3 ग्लास रखे थे, जिनमें 2 फुल साइज के थे जबकि एक छोटा सा ग्लास था। वो नज़ारा देखकर मैं सन्न हो गया, और मैंने अपनी हैरान सूरत से ही शालिनी की तरफ देखा। क्या विक्की, तुम भी कितने बुद्धू हो, नहीं समझे? वो चहकती हुई बोली। मैंने बिना कोई शब्द बोले गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया। अरे, हमारे घर इस छोटे ग्लास को इस्तेमाल करने वाला आ रहा है, वो बड़ी खुशी का इजहार करती हुई बोली। क्या? मैं हकलाता हुआ हैरानी से बोला। इस बात को सुनकर मेरा दिमाग भन्ना गया था। मैं स्तब्ध खड़ा रहा और कुछ न बोल सका। मुझे इस तरह देखकर शालिनी चिढ़कर बोली, कैसे आदमी हो, इतनी बड़ी खबर सुनकर भी खुश नहीं हो रहे? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं बहुत खुश हूँ, बस थकान बहुत ज्यादा हो गई है आज। वैसे तुम्हें खुद ये बात कब पता चली कि तुम माँ बनने वाली हो? मैंने शालिनी की धूर्तता भांपने की कोशिश की। अभी परसों ही तो, अभी तो बस 1.5 महीना ही हुआ है प्रेगनेंसी को, वो बड़ी रीझ कर बोली। अच्छा, अब अपना ध्यान रखना, यहाँ कोई और है भी तो नहीं इस काम के लिए? कुछ देर बाद वो तो सो गई, मगर मेरी नींदें उड़ा दी। अब मेरे सामने बात बिल्कुल साफ थी कि क्यों शालिनी को मेरे दुख मेरी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों वो रात को देर से आने पर काफी समय से नहीं टोकती। जाहिर है, जब मैं खुद बाप नहीं बन सकता था तो ये बच्चा मेरा तो है ही नहीं। यानी शालिनी खुद किसी और के चक्करों में पड़ी हुई है और मुझे धोखा दे रही है। मुझे मन ही मन इतना गुस्सा आ रहा था कि बता पाना मुश्किल है। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी के अभी शालिनी को चीख चीख कर कह दूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो तुम किसका पाप मेरे सर मरने की तैयारी में हो। गुस्से में मैं गार्डन में जाकर बैठ गया। मैं काफी देर वहां बैठा बैठा यही सोचता रहा कि ऐसा क्या करूं कि शालिनी को मैं उस शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ सकूं, जिसकी सौगात वो आजकल पेट में बड़ी खुशी से लेकर फिर रही है, ताकि फिर उसके बाद उसे डंके की चोट पर तलाक दे सकूं। कई दिनों तक शालिनी की हरकतों पर नजर रखने के बावजूद मुझे कोई ऐसी बात पता नहीं चल पाई जिससे मैं ये जान पाऊं कि वो आजकल किसकी बाहों में जाकर आसरा लेती है। मैं कई बार उसके हॉस्पिटल भी गया। वहां शाम को गेट पर नजर रखकर कोशिश की, क्या पता वहां से कुछ पता चल जाए, पर कुछ सुराग न मिल सका। शालिनी की प्रेगनेंसी की खबर के ठीक 27 दिन बाद मेरी किस्मत ने बहुत दिन बाद कुछ ऐसा किया जो मेरी तरफदारी में था। हमारी कॉलोनी में एक बहुत बड़ी चोरी हुई, जिसमें उस कोठी से लाखों का जेवर और कई लाख नकदी चुरा ली गई थी। ये खबर पूरे इलाके में गर्द की तरह हर जगह पहुंच गई। इस बात के बाद एक रात में करीब 10 बजे घर पहुंचा। हमारा चौकीदार अपनी कुर्सी पर ना दिखा तो मैं खुद गाड़ी से उतरकर उसको यहाँ वहां देखने लगा।
कुछ पल बाद वो मुझे सड़क के दूसरी ओर से बीड़ी के कश लगाता मस्तमौला चाल में आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह दौड़ा हुआ अपनी कुर्सी की तरफ भागा। क्या बात है भाई, यहाँ कॉलोनी में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम गैर जिम्मेदार की तरह गेट से गायब हो? मैं उसे डांटने के लहजे में बोला। नहीं साहब, बस अभी बीड़ी लेने ही गया था। वो झेप कर बोला। बीड़ी ड्यूटी पर आने से पहले लेकर आया करो। अभी कोई अनजान कॉलोनी में घुस गया होगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा? और हम जैसे को ज़्यादा दिक्कत है, जिनके घर पूरे पूरे दिन अकेले होते हैं। नहीं साहब, आपका घर तो बस कुछ घंटे ही अकेला होता है, बाकी मैडम जी तो लगभग रोज ही 4-5 बजे तक आ जाती हैं अपने भाई के साथ। चौकीदार बड़ी सहजता से बोला। जैसे ही मैंने भाई शब्द सुना तो मैं चौंक गया और लपक कर बोला, तुम्हें कैसे पता वो भाई है? वो साहब जी, एक दिन जब मैं दोपहर की ड्यूटी पर था तो वो अकेले आए थे। तब मैंने पूछा तो उन्होंने यही बताया था कि 17/C में जाना है। मैंने पूछा भी कि आप कौन है? तब उन्होंने बताया था कि मैं मैडम का भाई हूँ, और तो और मैंने रजिस्टर में एंट्री भी करवाई थी। अच्छा हाँ, समझ गया। मैं चौकीदार के सामने सब कुछ पहले से ही जानने का झूठा नाटक करके चला आया। मैं काफी देर तक बाहर गाड़ी में बैठा हुआ यही सोचता रहा कि मैं बेकार ही हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था, पर सारी रंगरलियां तो मेरे पीठ पीछे मेरे घर पर ही मनाई जा रही हैं। तभी वहां गाड़ी में बैठे हुए मेरी नज़र कॉलोनी में जगह जगह लगे कैमरों पर पड़ी, जिन्हें कॉलोनी के सेक्रेटरी ने उस बड़ी चोरी के बाद अभी फिलहाल ही में लगवाया था। उन्हें देख मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं फौरन चौकीदार के पास वापस गया और बोला, जब कल सेक्रेटरी साहब तुम्हें थोड़ी खरी खोटी सुनाए तो चुपचाप सुन लेना। मतलब साहब जी, वो क्यों सुनाएंगे? चौकीदार बोला। मैंने कुछ 1000 रुपए उसके हाथ में थमा दिए। इतने पैसों को देखकर वो थोड़ा सकपका गया। साहब, ये इतने पैसे क्यों? सेक्रेटरी साहब की खरी खोटी सुनने के लिए, और जो बात आज हमारे बीच हुई उसको हमेशा के लिए अपने मुंह में रखने के लिए। पर चौकीदार बोला, पैसे कम है क्या? नहीं साहब, ये तो लगभग मेरे 3 महीने की पगार होगी। वो खुश होकर बोला। शालिनी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना अपने मन में बनाकर मैं उस रात अगली सुबह के इंतजार में सुकून से सो गया।